Welcome back to the session of business studies once again. Today we are going to have a very short session, not a very long, since I know that you all have been through your exams today and I don't want that you should be, ऐसा मैं पढ़ाऊं कि आपके दिमाग से निकल जाए. तो my focus will be on very, very main points कि अब हमें इनको करना कैसे है. आज का जो हमारा सेशन है, that will not be any chapter, but all the conceptuals that we need to do in the coming few days. Right, class 12? अब हम लोगों को जो है स्टार्ट करना है कि हमारा जो एग्जाम है वो है ऑन 22nd Feb is our exam. And we need to plan our 3 days. आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. 3 days. In such a manner that we are 100% sure on the 4th day. ठीक है? तो अब हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो ऐसा रहेगा that we would be revising 4 chapters per day since you have 12 chapters in all. आपके 12 चैप्टर्स हैं ओवरऑल, तो हम इनको जो है 3 दिन में डिवाइड कर देंगे एंड वी वुड बी डिवाइडिंग इट इन सच अ मैनर कि 18 को हमारे 4 चैप्टर्स, 19 को 4, 20 को 4. एंड you would be also focusing on the questions that you can expect from these chapters. And the 21st यानी कि जो हमारा 4th डे होगा वो हमारा चिल अप, चीयर अप, डाउट सेशन होगा, so that you are not mugging up in the end. कभी भी एंड में हमें मग अप नहीं करना चाहिए. वी शुड ओनली हैव अ कूल चिट चैट, डाउट सेशन होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या लर्न किया है एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम. जो हमने अभी तक किया है उसमें क्या कोई डाउट्स रहे. एंड आई एम अश्योर, whether the students are assured or not, I am assured that I have done so much, your teachers have done so much, आप लोगों ने खुद इतनी मेहनत की है, you would definitely do it in the same manner. See, from my side, the chapters which I felt should be combined, मैंने उनको combine कर लिया है. And this is the order which I have put कि हम 18 को ये 4 chapter, financial management, principal, business and marketing, 19 को nature, planning, market and consumers, and the rest chapters on 20. So that's how I have planned that we would be quickly revising all the chapters. And this should be your fundamental principle कि आपको भी अपने days को divide करना है and you have to practice in that manner. Now, since it is the last session, तो अब आपको जो है इन चीजों को ध्यान नहीं करना है कि मैम क्या चीज हमारा आएगा, वो देखना है. इंस्टेड ऑफ ये मतलब कि ये चैप्टर बैठकर मैं अब एनसीईआरटी के साथ करना शुरू कर दूं, तो नो. ठीक है? तो टू बिगिन विथ आई बी टेकिंग अप फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग बहुत बहुत, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया है प्लीज अभी ध्यान दे दीजिए, बिकॉज टुडे जो आज मैं टीच करूंगी वो मैं बार बार नहीं कर पाऊंगी. फॉर बिजनेस स्टडीज हम अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज पर, नथिंग एल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज जब हम पढ़ रहे हैं जो भी हमारा 4 चैप्टर है, आप 2 चैप्टर कर रहे हैं, आप उसका टाइम को डिवाइड कर रहे हो कि मार्केटिंग मुझे 1 घंटा देना है बट नेचर एंड सिग्निफिकेंस मुझे 45 मिनट्स देना है एंड 15 मिनट्स आई विल बी टेकिंग अप अ ब्रेक. जब आप सेल्फ स्टडी करते हो एंड स्टे फोकस्ड, वो जो 2 घंटा आपने अपने लिए लिया है, 1 घंटा मार्केटिंग, 15 मिनट्स ब्रेक एंड देन 45 मिनट्स मेरा जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस है, दैट शुड बी फोकस्ड स्टडी. आप कहीं पर भी बैठे हो फोकस होकर देखोगे, नो टीवी, नो मोबाइल्स, नथिंग. अपने आप को पूरा उसमें एंड ट्राई टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर. लेकिन अब ये नहीं है कि अब आप 3 घंटे का पेपर कर रहे हो, इट विल नॉट बी. ट्राई टू फाइंड जो क्वेश्चंस होते हैं व्हेन वी आर राइटिंग 2024 में आया था, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई हैव बीन टेकिंग द सेशंस, मैं हमेशा बोलती आई हूँ ये 2015 में आया था, 16 में आया था.
सो उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पर थोड़ा फोकस करिए, वो आपको आइडिया देते हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में मिल सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है कि हमारी जो राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन है, अब ये मैं आपके साथ में इसका मॉडल आंसर पेपर भी शेयर कर रही हूं, उस पर पॉज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक पॉइंट और भी इससे रिलेट करके मैंने डाला है। तो राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, राइटिंग को जब आप लिख रहे हो तो जहां पर भी आपके पॉइंट्स हैं, जगह छोड़िए, लीव द स्पेस, लीव द लाइन। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हो मक्खियां मार रहे हो, नो डोंट। अगर आपके एंड में कोई पॉइंट आ रहा है तो उस पॉइंट को नेक्स्ट वाले पेज में लिख लीजिए, इंस्टेड ऑफ उसको वो मार्जिन लाइन के नीचे भी आप लोग लिखना शुरू कर देते हो। सो डोंट डू दैट प्लीज, इन बिजनेस स्टडीज में तो बिल्कुल भी मत करना ये चीज आप लोग। जितना खुला आप आंसर्स लिखोगे आपके लिए बेटर रहेगा। एंड वेन यू आर गिविंग द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, अगर आप हेडिंग देते हो वेल एंड गुड, नहीं दे रहे हो एटलीस्ट अंडरलाइन करो जो मेन लाइंस है उसमें। डू नॉट, एंड उसमें जब आपके एक क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज आपके सेक्शंस हैं, सेक्शंस मींस आपके क्वेश्चन वाइज हैं, 20 आपके रहेंगे 1 मार्कर, फिर आपके 3 मार्कर, आपके 4 मार्कर, 6 मार्कर। तो प्लीज आप लोग मतलब कि लाइन डालिए। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। अगर आपको कहीं लग रहा ना ये क्वेश्चन मेरा, जो आपको समझ आ रहा वो क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करिए, अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना। देन व्हेन यू आर डूइंग द केस स्टडीज, अभी जैसे हम लोग एक केस स्टडी को डिस्कस कर रहे थे, तो अंडरलाइन करिए विद पेंसिल द की वर्ड्स, फ्यूचर, टीम, लेवल्स। ये तो आपने पढ़े ना, और ये हमारे बुक में थे ना, लेवल्स हमारे बुक में थे, फ्यूचरिस्टिक हमारे बुक में था। तो वो जो मेंटल एक्सरसाइज जो हमारे बुक में होते हैं, उन वर्ड्स को अगर वो आपके पेपर में है, उनको अंडरलाइन करिए। दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू फाइंड द राइट आंसर। जो आप लोग बार बार बोलते हो मैम हमें केस स्टडी को आइडेंटिफाई करना नहीं आता, तो आप कीवर्ड्स नहीं देखते हो, आप पूरी लाइन को कहानी की तरह पढ़ते हो। ये वेब सीरीज नहीं है जिसका पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड और तीसरा एपिसोड है। इसमें कीवर्ड्स आपके मायने रखते हैं। नाम होगा रमा, वानी, रिति, मान्या, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद यही होगा कि वो, उसका नाम क्या है, उसने ऐसा सोचा, सोचा मेंटल एक्सरसाइज, उसने ये डिसाइड किया, डिसीजन मेकिंग, उसने ये मतलब कि डिसाइड किया, डिसीजन मेकिंग। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे की वर्ड्स होते हैं, दैट इज विच वी हैव रेड इन आवर बुक। वो हमारे आंसर्स को मार्क करते हैं। एंड ऑलवेज 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 इट्स अ ग्राउंड रूल, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर केस स्टडी को पढ़ेंगे। देन जिस जिस क्वेश्चन में आपके प्रोसेस है, आपके अगर इफ यू आर हैविंग समथिंग, तो प्लीज यूज द टेक्निक ऑफ फ्लो चार्ट, वेब चार्ट, हेडिंग्स। बहुत 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 जरूरी, दिस विल डेफिनेटली फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हो, कई बार आई हैव नोटिस दैट स्टूडेंट्स डोंट एक्सपैंड नहीं करते हैं, जस्ट फंक्शंस लिखे, एनालाइसिस मतलब जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है 5 फंक्शंस लिखे, 5 मार्क्स में छोड़ दिया। प्लीज डोंट डू दैट, यू हैव टू एक्सपैंड इट। इन द 6 मार्कर एंड 4 मार्कर आपको एक्सपेंशन देना है एक एक लाइन में। देन इफ यू आर डूइंग द क्वेश्चन फ्रॉम बैक, तो डिसेंडिंग, शुरू से कर रहे हो तो असेंडिंग में करिए, बीच बीच में से मत करना। एमसीक्यूज को जब हम ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी फाइंड इट ट्रिकी, समटाइम्स यू मे फाइंड 2 आंसर्स वेरी वेरी नियर बाय। जैसे प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग जो है लीड्स टू रिजिडिटी। ये दोनों एक्चुअल में जो है, रिजिडिटी होने की वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। चेंज नहीं करता है, रिजिड हो गया है, अलाउ नहीं कर रहा है क्रिएशन को, तो रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मैनेजर अलाउ नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रिजिड है। जो एम्प्लॉय है वो कुछ नया बता रहा है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो इस तरीके से 2 बार सोचिए। जो वर्ड्स होते हैं हमारे में, जैसे आइडेंटिफाई, तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। स्टेट, उसमें आपको उसे एक्सप्लेन यानी कि उसका आपको डेफिनेशन देना है।
एंड एक्सप्लेन लिखा है तो डिटेल्ड आंसर्स लिखने हैं, चाहे वो 4 मार्कर हो या आपका 3 मार्कर हो या 6 मार्कर, राइट। अब ये जो अब आप लोग दिमाग लगा रहे हो, व्हेन इन योर केस स्टडीज ये वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, आपको ये वर्ड्स आपके पेपर में दिखाई देंगे। तो इन इस पीडीएफ को याद से आज आफ्टर द क्लास डेफिनेटली आप लोग देखोगे, यू विल नॉट लीव दिस पीडीएफ। अब आपके पेपर में चाहे वो आइडेंटिफाई आया, स्टेट या एक्सप्लेन कुछ भी आया है, ये वर्ड्स होंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर लिखा है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने क्या बोला है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस बताओ। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आ रहा है समझ में? अगर आपके पेपर के अंदर मैनेजमेंट का मतलब कि फंक्शन लिखा है तो इनमें से कोई, लेकिन अगर आपके पेपर में लिखा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो आपको मार्केटिंग के फंक्शंस बताने हैं। फंक्शंस ऑफ सेबी तो आपको सेबी के 3 जो फंक्शंस है हमारे डेवलपमेंट वाला, वो वाला आपको बताना है। आ रहा समझ में? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब ये 5 आपके पास है, राइट। सेकेंड इज आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, स्टेट द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट में क्या क्या हो सकता है, ऊपर जो लिखा था वो फंक्शंस थे, कंसेप्ट मतलब ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, प्लान, स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डेसिशन, इसमें कौन सा, या कंट्रोलिंग में एमबीई एंड जो आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड सीपीसी था, वो आपके कंसेप्ट है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमेशा जब आपके पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है, से आपके पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो बच्चे आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपको उल्टे पांव भागना है। क्या करना है? उल्टे पांव भागना है। तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है या फिर डायरेक्टिंग है, फंक्शंस। और उस फंक्शन में से आपको उसका कंसेप्ट बताना। प्लीज सीधा मत चलिएगा, थोड़ा सा डायन बन जाइएगा, उल्टा पांव। पहले फंक्शन को ढूंढिए कि वो कौन सा फंक्शन है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, प्लानिंग है, फिर उसका कंसेप्ट, फिर उसका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में जैसे आपका आ गया डायरेक्टिंग का एक है, तो डायरेक्टिंग में कौन कौन से कंसेप्ट थे हमारे, डायरेक्टिंग में सेंट्रलाइजेशन था, डिसेंट्रलाइजेशन था, कम्युनिक, जो वो वाले जो कंसेप्ट है वो ढूंढने। देन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका कोऑर्डिनेशन। एलिमेंट, एलिमेंट या तो डायरेक्टिंग से आएगा, आपके 4 एलिमेंट्स हैं आपके, दैट इज आपका सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। एंड मार्केटिंग मिक्स में आपके 4 पीस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, राइट। एलिमेंट्स आए तो ये दोनों चैप्टर्स। नेचर एंड फीचर सभी में है, मतलब फीचर या कैरेक्टरिस्टिक कोई भी आ सकता है। पहले चैप्टर में नेचर नहीं आएगा, पहला चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि पहले में नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें वो एज एन आर्ट वो वाला। देन प्रोसेस, प्रोसेस किस किस चैप्टर्स में है हमारे, प्लानिंग में है, ऑर्गेनाइजिंग में है, स्टाफिंग में है, स्टाफिंग के अंदर सिलेक्शन में है, कंट्रोलिंग में है और ट्रेडिंग में है। इनमें प्रोसेस है हमारे। आई एम गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल दिस। डिसीजन मेकिंग मार्केटिंग वाले में आ सकता है,
कि कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, ये लेबल से रिलेटेड है, ब्रांड से रिलेटेड है, आपका प्लेस से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके 3 डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द, तो फैक्टर्स आपके किस में है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, फिक्स कैपिटल, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, वो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से है, राइट। देन आपका प्रिंसिपल्स, वो तो आपका चैप्टर नंबर 2 है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक, टेलर, जनरल, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो फेयर्स। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्पेसिफाई करते हैं क्वेश्चन में बेटा, बीएसटी में करते हैं, तो प्लीज डू, मतलब कि उसको पहले देखिएगा। तो these will be the words which you will get in your questions। इस पीडीएफ को जरूर देखिएगा कि हाँ भाई, मुझे अगर मेरे चैप्टर में, अगर मतलब मेरे उसमें नेचर आ रहा है, फीचर आएगा, तो वो सब में से आ सकता, प्रोसेस मेरे इसी चैप्टर में से सभी चैप्टर्स में नहीं है, राइट। इसके बाद तो ये तो था हमारा कि हम कैसे प्लान करेंगे अपने डेज को, हमें what are the points we need to keep in mind while we are going to present our paper, then what are the words we can find in our question paper to identify the question exactly, बिल्कुल पूरी तरीके से, right? Right. On the screen, you can see that I have written some questions. Sorry, I have shared one model answer sheet. So, दिस मॉडल आंसर शीट जो है आपको बताएगा कि आपको अपने पेपर को कैसे करना है, मतलब व्हाट द इवैल्यूएटर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। दिस इज द आंसर ऑफ अ टॉपर एंड द चाइल्ड हैज डन इट बैकवर्ड, डिसेंडिंग में किया उसने, नॉट फ्रॉम 1 to बट पीछे से। तो सी, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई सेड इज फोकस ऑन द वेब चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स, एंड देन you have to explain it. And if you see the presentation, I said writing presentation, underline, आप देख सकते हो। Then after one answer the child has put a line, then the next question, 32nd question, again the flow chart, again the question has been done in the, then again next question, again the web chart has been made, then the explanation has been given, and then because लाइन आपका नेक्स्ट आ रहा था, तो द चाइल्ड हैज गॉन टू 34th क्वेश्चन, यहां पर उसने स्टेप्स बनाए हैं यूजिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो आपका 1 2 3, फिर उसको एक्सप्लेन किया है। नाउ द नेक्स्ट द चाइल्ड हैज गॉन इज आपके, यू कैन सी हाउ द चाइल्ड हैज रिटन, और सारे के सारे जो अंडरलाइन है, सारे मेन पॉइंट्स बच्चे के जो है वो अंडरलाइन है। This you can see that this is the way manner the child has to attempt and the question paper of what we say. If there is a difference, then definitely अगर दिया है ना दिया है, विदाउट फेलियर आप जो हो उसके बेसिस को लेफ्ट साइड में लिखोगे, मतलब वेदर इट इज गिवन ऑन विच बेसिस आप अपने आप लिखोगे। दिस इज लास्ट ईयर्स चैप क्वेश्चन पेपर, ये लास्ट ईयर का है आपका। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, जो लिमिटेशंस वाला आपका है क्वेश्चन, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। अंडरलाइन किया है बच्चे ने सारे बैरियर्स को, फॉल्टी, मतलब पहले उसने द कम्युनिकेशन हाईलाइटेड इज सेमांटिक, और सेमांटिक में कौन कौन से हैं वो उसने मतलब कि हाईलाइट कर दिया है। सो दिस, और देख सकते हैं आप राइटिंग को कि कितना सुंदर लिखा है, अंडरलाइन किया है, लाइंस छोड़ी है। सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू दैट एक प्रेजेंटेशन को करने के लिए, दैट इज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रेजेंटेशन। आपके जो पेपर है वो देखने में ही इंसान को चेकिंग करने में आसान हो, जैसे इफेक्टिव रिक्रूटमेंट है तो उसमें रिक्रूटमेंट को उसने अंडरलाइन कर दिया, तो दिस मीन्स कि वो जो बच्चा कर रहा है, यानी कि उसको जो कंसेप्ट उसके हैं वो क्लियर है।
तो दिस इज हाउ अ पेपर इज डन। आपका जो पेपर है ऐसा होता है। नेक्स्ट, जब आपके आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, मेनी टाइम्स ऐसा होता है, ऑप्शन ए लिखा होगा, एक में आंसर दिया होता है, दूसरे में आंसर नहीं दिया होता है। तो क्लास 12, ये बात आप लोग कान को अच्छे से खोल के सुन लीजिए, दैट व्हेन इन दी एमसीक्यूज आपको ऑप्शन के साथ आंसर्स लिखने हैं, मतलब लिखने हैं। आप ये सोचकर नहीं करोगे कि नहीं मैम को तो हम मैम ने कौन सा आकर पेपर बताना, तो पेपर में आपके मार्क्स ही कटेंगे। जैसे किसी का आंसर ए है, एफिशिएंसी है, तो ए एफिशिएंसी, बी नन ऑफ द अबाउ, सी जो भी आंसर है वो। तो आंसर एंड आपका जो ऑप्शन है दोनों साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस इन द, आपके जो ईपीएस वाला क्वेश्चन है, द वन विच इज दी व्हाट वी कॉल एज न्यूमेरिकल, आपके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन आपके जो न्यूमेरिकल्स का जो तरीका होता है ना, दैट इज वेरी 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 इनकरेक्ट। आप लोगों के टेबल्स नहीं बने हुए होते, और अगर आप सोचोगे कि मुझे इसमें 6 में से 6 मार्क्स क्यों नहीं मिले हैं, आई हैड डन द क्वेश्चन राइटली, मेरे मार्क्स कहाँ कट गए हैं, बिकॉज आफ्टर द एग्जाम यू हैव ओनली वन ऑप्शन। जब आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको लगता है आपके मार्क्स कम है, तो आपको सीबीएसई में पैसा जमा करके आपको अपनी शीट निकालनी पड़ेगी। आपको कोई आंसर शीट नहीं मिलने वाला है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्कोर्स, यू हैव टू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन में भी आपको शीट नहीं मिलती है, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा कि आई वांट द आंसर शीट, आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, आई थिंक 3000 रुपीज पर सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, फिर उसके बाद आपको मिलता है। और तब भी आप टीचर से जाके लड़ नहीं सकते हो, जैसे यहां पर आप लड़ते हो, मैम आपने इसमें मार्क्स यहाँ कट दिए, मैम इसमें मार्क्स नहीं मिल सकते थे। यू कांट से एनीथिंग, क्योंकि किसने इवेल्युएट किया ये सीबीएसई भी नहीं जानती है। दिस इज ऑल, आपके जो पेपर्स होते हैं उनमें से जो आपके ओरिजिनल होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, एंड फिक्टिशियस नंबर के साथ इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर। सो नो वन नोज हु हैज चेक दैट, तो आप जाके किसी से लड़ाई नहीं कर सकते हो। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ के लिखे कि मैम जो जो बोल रही है, ऑप्शन बोला है, ऑप्शन के साथ में तो आपको लिख रहा है। एंड ईपीएस वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे आपके पास दिया होगा आपका एबिटा, एबिट कितना है, तो आपको उसको लिखना है। आई जस्ट शो यू हाउ यू हैव टू राइट इट। जैसे आपके पास दिया हुआ है आपका एबिटा है, तो एक मतलब कि सोच लीजिए दो कंपनी का दिया है, तो फर्स्ट कंपनी ए या सिचुएशन ए जो भी है, वॉट एवर इट इज गिवन, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, इसमें आपका एबिटा 2 लाख है, तो इट शुड बी 2 लाख, ऐसे आप प्रॉपर इसको लिखेंगे। उसके बाद हम पहले क्या पे करते हैं, पहले हम इंटरेस्ट को पे करते हैं। अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो भी आपका इंटरेस्ट है, से 10,000 रुपीज, दिस इज ओनली अ रैंडम एग्जाम्पल, तो वो आप लोग यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आपका ई बी टी, यानी कि आपका, अब आपको इसमें टैक्स लगाना है। अब इसके अंदर आपका जो टैक्स है, जो भी आपको रेट दिया हुआ है, टैक्स एट द रेट ऑफ से 30%, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इसका 30% आपका हो जाएगा 60,000, इसका आपका जो 30% होगा वो आप इसके अंदर लिखोगे। आई थिंक इट इज 5,700, सॉरी 57,000 रुपीज। फिर जो आपका ई ए टी आया, उसको आप ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉपरली डालकर लिखोगे। और उसके बाद जो आपको ईपीएस निकालना है उसका फॉर्मूला यहां पर लिखोगे, आपका जो ईएटी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। और उसके बाद आपका जो ये आंसर है 1,40,000 अपॉन इसका जो भी आपका आया, से जो भी इसका ईपीएस आया वो यहाँ पर, उसका इसका जो ईपीएस आया वो यहाँ पर। उसके बाद आपको एज जो भी आपका आंसर है कि द इक्विटी ऑन ट्रेडिंग जो है वो फेवरेबल है, तो द कंपनी कैन गो विथ सिचुएशन बी, तो वो आप आंसर लिखोगे।
तो जो ये आपका बना हुआ है ना दिस वन, ये आपका कभी भी इतना साफ सुथरा नहीं बनता है। तो ये इतना साफ सुथरा बनना जो है इट इज वेरी 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 एसेंशियल। आपके ये सिचुएशंस हैं जो भी हैं, यहाँ पर आपके प्रॉपर लाइन डलेंगे। इट शुड बी देयर, लाइन आपकी डलेगी प्रॉपर, and then the answer should be given. If you want that this question should, you should score 100 on 100, यानी कि 6 on 6, 4 on 4 अगर ये क्वेश्चन आता है आपको ये पूरा प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर करना, कटिंग वहां पर नहीं दिखानी है। आप एट द बैक आप रफ वर्क करके वहां पर आपको जो भी आपने जो मल्टीप्लाई या डिवाइड किया वो आप वहां पर देख सकते हो। ऑन द क्वेश्चन पेपर इट शुड लुक इन दिस वे। आपका जो ईपीएस वाला अगर क्वेश्चन आता है, इफ इट इज वेदर द कंपनी शुड गो विद डेप्ट और नॉट, मतलब कि शो दी कैलकुलेशंस क्लियरली, तो ऐसे आपको क्लियरली दिखाना है। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड फॉलो ऑल दीज मेथड्स विच आई हैव टॉट यू टुडे, और ये आपके दिमाग में जो है बांध के रख लीजिए आप कि what are the keywords I'm going to get in my paper, how I'll identify it, then what should be my criteria for answering। मॉडल आंसर पेपर को देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए मॉडल आंसर पेपर को कि भाई मॉडल आंसर पेपर के अंदर क्या दिया है। What are the model answer papers I'm going, मतलब कि what is the answer, it is there on the CBSE site, if you want I can share it with you, you have the options, आपके पास चॉइस है, आप देखिए हाउ द आंसर्स हैव बीन गिवन। मैंने यही चीजें आपको लिखी है दैट इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी टाइडी। आपके टाइडी होने के, आपको जो आप अंडरलाइन करते हो, जो आप हेडिंग देते हो, जो आप फ्लो चार्ट देते हो, इन सब के वजह से आपको मार्क्स हमेशा ज्यादा मिलते हैं। एक बच्चा जिसे नहीं किया उसको शायद उस क्वेश्चन में 4 में से 3.5 मिल सकता, आपको 4 में से 4 मिल जाए। सो दैट एनहांसेस योर, टीचर को लगता है कि द चाइल्ड इज वेल वर्स्ड विथ हाउ टू प्रेजेंट द बिजनेस स्टडीज पेपर। तो प्लीज इन चीजों को आप लोग जो हो यू विल कीप इट इन योर माइंड। अगर मार्क्स चाहिए तो फॉलो करोगे, राइट। सो दिस इज द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल। नेक्स्ट इज, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट बता रही हूं जो मैं पहले भी आपके साथ एक्रोनिम्स शेयर कर चुकी हूं, and now I have made some more acronyms today, the rest जितने मेरे को लगे थे। अगर आपको किसी चैप्टर में, इट इज नॉट कि आपको ये सारे एक्रोनिम्स बैठकर अभी लर्न करने हैं, किसी चैप्टर में किसी पर्टिकुलर आपको किसी कंसेप्ट में लग रहा है कि मेरे से ये याद नहीं हो रहा, भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं याद हुआ, मुझे फीचर्स याद नहीं हुए, क्योंकि फीचर्स आपके फर्स्ट चैप्टर से आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपका जो है मैनेजमेंट के डेफिनेशंस है, फीचर्स है यानी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंसेस है, देन फंक्शंस है, देन आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट है एज आर्ट, एज प्रोफेशन एंड एज साइंस आपका है, देन आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, देन आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, देन कोऑर्डिनेशन है ना। तो आपके पास बहुत सारे चीजें हैं। तो अगर आप, और फीचर्स अगर आप इसमें याद कर लेते हो तो देन इट इज इजी फॉर यू, बिकॉज ये जो फीचर्स है ना, इनमें से मैक्सिमम फीचर्स आपके सारे फंक्शंस के, क्योंकि मैनेजमेंट इन सब चीजों से बना है, मैनेजमेंट प्लानिंग से बना है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग से बना है, डायरेक्टिंग से बना, स्टाफिंग से बना, ये उसी के फंक्शंस है। तो ये सारे फीचर्स आपको वहां पर भी, अगर आपने यहां लर्न किया तो वहां आपको लर्न नहीं करना होगा। तो जैसे अगर फीचर्स है, अगर, क्योंकि ये तो आपको लर्न करना ही होगा, और अगर आपने लर्न नहीं किया है, आपको अभी तक लर्न नहीं हुआ है, आप देख सकते हो आई मेड इट GPMCGDI, दिस इज द मेन, दैट इज गुड पिज्जा मेकिंग कंटेन्स ग्रेट डिलीशियस इंग्रेडिएंट्स। अच्छा पिज्जा बनाने के लिए अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, राइट। अगर आपने ये एक्रोनिम लर्न कर रखा है, गुड पिज्जा मेकिंग कंटेन्स ग्रेट डिलिशियस इंग्रेडिएंट्स, तो GPMCGDI आपका आ गया। तो G, goal oriented, management is goal oriented, planning is goal oriented, organizing is goal oriented, pervasive at all the levels in all the areas, multidimensional यानी कि people, work and functions, then continuous, planning is continuous, directing is continuous, group activity, dynamic,
इंटैंजिबल, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, वी कैन उसकी एफिशिएंसी को हम एनालाइज कर सकते हैं कंपनी के गुडविल, कंपनी के वर्कर्स, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के इन्वेस्टर्स से। तो दीज आर द फीचर्स। अगर नहीं लर्न हुए, सिंपली लर्न करो कि गुड पिज्जा मेकिंग, मतलब पिज्जा मेकिंग जो है उसके लिए अच्छे अच्छे डिलीशियस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, अच्छे मैनेजमेंट के लिए भी सब चीजों की जरूरत होती है। देन इम्पोर्टेंसेस, AICHD, यानी कि द फिल्म मेकर्स जो होते हैं ना, जितने भी मूवी मेकर्स होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल क्रिएटर्स। इनक्रेडिबल होते हैं, लेकिन सारी की सारी डिटेल्स को छुपा देते हैं, हाइडिंग डिटेल्स। हिंदी में अद्भुत इच्छा शक्ति, चमकदार हिम्मत, दबंग। मतलब दे आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, बहुत अच्छे क्रेडिबल, मतलब उनके अच्छे क्रिएट करते हैं, छोटी चीज को इतना बड़ा, लेकिन कई डिटेल्स को छुपा देते हैं। तो अचीविंग ग्रुप गोल्स, I increases efficiency, C create dynamic environment, helps in create achieving personal objectives and development of society. So this is the acronym for importances of management. फिर आपका जो एक और इम्पोर्टेंट आता है इसमें, आपका आता है इन द बैरियर्स। और बैरियर्स में आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम आती है कि मैम बैरियर्स, तो बैरियर्स क्या है? बैरिकेड लगे होते हैं। अभी कुंभ मेला में क्या हुआ था? कुंभ मेला में जो बैरिकेड लगा हुआ था, लोगों ने उसको तोड़ दिया। मतलब जैसे ही वो बैरिकेड खुला, जैसे ही वो बैरियर खुला, लोग उसके अंदर घुसने लगे और जाकर जो है स्टैम्पेड हो गया। सो दैट मीन्स आपका जो है बैरियर्स मीन समथिंग जो आपको रोक देता है। बैरियर्स इज जो आपको रोक देता है। सो सर्टेन, मैंने कोशिश किया आपके लिए थोड़ा इजी बनाए। सब लोग फुल मार्क्स लाना चाहते हो? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को लग रहा है कि ठीक है मेरे BSc में 80 में से 40 आ जाए चलेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, राइट? सो पहला हमारा है, जैसे मैंने लिखा फुल, देन LDPL, रोको एंड सेमांटिक, उसके लिए मैंने बनाया TBSFU। बड़ा ही खूबसूरत है TBSFU। तो तुलसी भाभी आती थी ना उसमें, क्योंकि सास भी कभी भयू थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी फैशनेबल थी, अल्ट्रा ब्रिलियंट थी, उनके पास तो हर सोल्यूशन होता था, जैसे आजकल अनुपमा जी के पास होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है उन्हीं के पास सोल्यूशन होता है, बाकी पूरे लोग जो होते हैं वो सब बुद्धू होते हैं। शादी से पहले, उनकी शादी से पहले तो घर में काम ही नहीं चलता था, वो तो बहू आने के बाद ही सारे काम हुए ना, है ना? तुलसी विरानी वॉज सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट, उससे पहले घर में कोई के काम नहीं होता था। तो तुलसी भाभी बड़ी सुंदर, फैशनेबल और अल्ट्रा ब्रिलियंट। यानी कि T stands फॉर टेक्निकल जार्गन, यानी व्हेन यू आर यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड विथ रॉन्ग पर्सन, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सही तरीके से चीज को नहीं बताना। yesterday it happened with us, I'll tell you. We were told, हम कुंभ गए थे तो वहां पर हमें किसी भाई साहब ने बोला था कि आप आइए, हम आपको VVIP घाट में दर्शन करवाते हैं। बट दैट पर्सन डिड नॉट मेंशन वेयर वी हैव टू कम, किस पार्किंग में आना है, और हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। तो देयर वॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और जिसको सुबह जाना था हम शाम को पहुंचे। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज, नॉट क्लियर, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब कोई वर्ड भी ऐसे हो सकते हैं जिसके दो मीनिंग्स होते हैं, तो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए विच मीनिंग। फॉल्टी ट्रांसलेशन, प्राइम मिनिस्टर जी गए थे US में, वहां पर उन्होंने कुछ कहा, हमने कुछ और उसका ले लिया, होता है कई बार। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, मतलब अपने दिमाग में क्लियर नहीं किया, पहले अज्यूम कर लिया, मैम मैंने तो सोच लिया था कि बस क्लास एंड हो गया बस। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर्स, गलत वर्ड को यूज करना। सो दिस इज हाउ समटाइम्स आपके जो है तुलसी भाभी सुंदर, फैशनेबल, अल्ट्रा ब्रिलियंट बन जाए। देन देर इज psychological barrier. Now what is the difference between psychological and personal? मतलब हमारे माइंड में कुछ चीजें चलती हैं जो बैक एंड से चलती, दिल नहीं, दिमाग। हम बोलते हैं ना, दिल से नहीं दिमाग से काम करो।
तो दिमाग में लो डोज प्लेंटी लिक्विड, दवाइयां कम खाओ खूब पानी पियो, दवाइयां कम खाओ और खूब पानी पियो। तो लो एल, लैक ऑफ अटेंशन। कई बार होता है 90% मुझे अभी समझ आ रहा है कि बच्चे ने सिर्फ एंड में पढ़ाई की है, पहले तो बच्चे ने अटेंशन ही नहीं दिया था। डिस्ट्रस्ट, ये क्या करेगी, मुझे तो मतलब कि उससे ज्यादा तो मैं वहां से पढ़ लूंगा। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, अपने आप ही टोटल लगा के जजमेंट कर देना। एंड कई बार हम अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाते, ट्रांसमिशन जो वहां पे लिखा था वो यहां तक नहीं पहुंचा। तो लो डोज प्लेंटी ऑफ लिक्विड। देन पर्सनल, दिल, फुल फुल मार्क्स सबको चाहिए। तो एफ, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, भैया मेरी नौकरी चली जाएगी। अनविलिंग टू कम्युनिकेट, छोड़ो मैं नहीं करता। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, मुझे क्या फायदा मिलेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट, अबे इसको क्या आता होगा, अपने आप ही मैनेजर ने सोच लिया। रोको सैम को, रोक दो सैम को जाने से। रियली ओवर कॉन्फिडेंट, सर्टनली ओवर स्मार्ट। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इतने स्ट्रिक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, आपको अलाउड नहीं है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ऐसी है कि उसमें हम कुछ भी बोल ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नीचे से ऊपर बात पहुंचते पहुंचते बात का कुछ और बन जाता है। फैसिलिटीज नहीं है, फीडबैक सिस्टम नहीं है, एंड स्टेटस सिंबल रहता है, डिफरेंस रहता है, व्हाई शुड वी। So that is organizational barriers. So if you find any barrier जो आपको लगता है कि नहीं याद हो रहा है, तो आप इन acronyms को यूज कर सकते हो for revising it. Next is factors affecting the financial decision. कई बार आता है आपको any three, any four ऐसा ही आएगा, not all. तो राहुल शर्मा कैन क्रिएट चार्ट्स फुली फनी। राहुल जो है वो अच्छे अच्छे चार्ट बना सकता, पूरी तरीके से फनी बना सकता। राहुल आर रिस्क, शर्मा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, सी कंट्रोल, सी क्या कॉस्ट, सी कैश फ्लो, फुली का एफ फिक्स ऑपरेटिंग एंड फ्लोटेशन। तो इफ यू फाइंड दैट इनमें आपको लर्निंग नहीं हो रही है, यू कैन यूज इट। आप राहुल शर्मा की जगह रोहित शर्मा भी यूज कर सकते हो। कैन क्रिएट सेंचुरी फुल फास्ट, आप ऐसा भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। राइट, इन योर प्रोसेस, इन योर एग्जाम्स, यू हैव इन योर प्रोसेसेस, आपके जो है इन 7 जगह पर आप प्रोसेस आपके पेपर में आने की संभावनाएं होती। एक, प्लानिंग यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेट्स, इवैल्यूएटिंग, देन सेलेक्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप। और इसमें आपके जो है आपके पेपर के अंदर 2 आपको दिए और आपको बाकी फाइंड करने के लिए आ सकता। ऑर्गेनाइजिंग, 4 ही स्टेप्स हैं आपके। आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। स्टाफिंग, स्टाफिंग के अंदर आपका जो है सारे एस्टिमेटिंग द मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, आपका ये वाला। एंड सिलेक्शन के अंदर आपके जो मेन है दैट इज आपके जितने भी टेस्ट होने हैं, प्रिलिमिनरी, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ये सारे आपके सिलेक्शन। तो क्वेश्चन में पहले देख लीजिए स्टाफिंग लिखा है या सिलेक्शन लिखा है। कम्युनिकेशन का मोरलेस नहीं रहता है, दिस हैज कम इन द ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है ड्रॉ करके पिक्चर वाले में। कंट्रोलिंग, अगेन यू हैव द स्टेप्स, 5 स्टेप्स आपके हैं। सेटिंग द स्टैंडर्ड, मेजरमेंट, कंपेयर, एनालाइज डेविएशन, दैट इज MBE एंड CPC, एंड देन टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। देन ट्रेडिंग में आपके जो प्रोसेस है दैट इज
सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग द डीमैट अकाउंट आपका, प्लेसिंग द ऑर्डर, देन उसके बाद आपका जो है आपको कोड नंबर मिलता है, मैच करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इश्यू करते हैं, वो आपके सारे ट्रेडिंग. So these are the processes which you have in your, which you can expect in your papers. When it is coming for planning, maybe you are giving two and you may be asked, या कौन सा स्टेप यहाँ पर कर दिया है, इसके आगे कौन सा करना. दैट कम्स इन द सिलेक्शन ऑल्सो, दैट कम्स इन द प्लानिंग ऑल्सो, ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो. So these are some of the processes that you can expect in your exams. अब एक गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज क्या है, क्लास 12, दैट आई हैव ओपनड अ चेन ऑफ होटल्स. मैंने जो है होटल्स के चेन ओपन किए हैं 3-4. आई हैव ओपनड इट इन चेन्नई, आई हैव ओपनड इट इन नागपुर, आई हैव ओपनड इट इन मुंबई. कंग्रेचुलेट तो कर दो. मैंने देखो पढ़ाना छोड़कर होटल्स का चेन स्टार्ट कर दिया. राइट? So now I'm owning the chain of hotels. That's the good news. Right? Great chef. मतलब शेफ में जैसा होना चाहिए ना, वो सब कुछ है. And these qualities have been inherited by my second daughter, who is again a great chef. हम लोग तो ऐसे हैं जो, मतलब when I was married, I used to know only how to make the simple South Indian food. Today I can make any kind of food. It can be Mexican, Thai, noodles, anything with very good presentation. And I'm also very fond of cooking. When we have the guest in our home or we have some functions, maybe around 25-30 people are there, I can easily cook for each one of them. And that too many delicacies. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो बना दिया. All the function food. मतलब अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बन रहा है तो पूरी भी बनेगी, चावल भी बनेगी, मतलब पुलाव भी बन रहा है, छोले भी बन रहे हैं, सब्जी भी बन रही है, रायता भी बन रहा है. All in, and if it is South Indian, then all the delicacies we have in the marriage. तो इतना छोटा मत समझ ना. Anyway, I have opened chain of hotels. Right? Now I have my hotel in Chennai. I have my hotel in Nagpur and Mumbai. Now I'm facing a problem. And the problem I'm facing is that I'm not able to concentrate on all the one. मुझे तो अपने प्रॉफिट पर, अपने एक्सपेंशन पर काम करना है. And therefore I have delegated my work to some of the people who are very capable chefs. अब मैंने क्या किया है, अपने तीनों होटल्स के अंदर डिपार्टमेंट्स अपने बना रखे हैं. And I have people who are working at different levels. I have a senior manager, then I have a manager, then I have an executive. This senior manager is MBA, well experienced, बहुत experienced बंदा है. So in each of the cities, मतलब अपने अपने शहर में ऐसे 3 senior managers हैं, and they are looking after the overall, जो आपका मार्केटिंग है वो सारा ये देखते हैं. यहाँ पर जो नेक्स्ट मैनेजर है वो सारा मेरा एडमिन का सारा काम फिलहाल के लिए संभाल रहा है, बिकॉज द होटल इज स्मॉल. एंड जो एग्जीक्यूटिव लेवल में है उसको मैंने पूरा जो आपका ऑपरेशंस है, यानी कि शेफ वगैरह को देखना, वो सारे काम ये देखना है. सिंस आई एम नॉट एबल टू गो पर्सनली, तो मैंने इन लोगों को जो है इनकी अथॉरिटीज मैंने फिक्स कर दी है. I have fixed their authorities and responsibilities.
and I have given them ample authority to decide. अपने मार्केटिंग के लिए जो उनको बेस्ट लगता है वो डिसाइड करते हैं, अपने एडमिन के लिए जो उन्हें बेस्ट लग रहा है वो डिसाइड करें, अपने ऑपरेशन के लिए जो उन्हें लग रहा है वो डिसाइड करें. And this I have done in all my three hotels at Chennai, Nagpur, Mumbai. मैंने किया कि इनको जो है एक हेड दे दिया है, उनके नीचे मैंने अपने अपने अलग अलग इंसान को चूज किया है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, देयर एक्सपीरियंस, एंड आई हैव गिवन देम द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस व्हिच शुड बी बेस्ट इन फेवर ऑफ द होटल्स. तो क्लास 12 ये जो मैंने किया है इसको मैं कहती हूं डिसेंट्रलाइजेशन. मैं डिसीजंस नहीं ले रही हूं, मैंने डिसीजन मेकिंग पावर को अपने मैनेजर्स के अंदर उनकी कैपेबिलिटी उनके लेवल के अकॉर्डिंग मैंने डिस्पर्स कर दिया है. दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. इन द स्कूल्स ऑफन हमारी जो टीचर्स होती थी, एक्सेप्शनली मी, इसलिए मुझे खड़ूस भी बोलते थे बच्चे, बहुत ही, मैं सही बता रही हूँ, बोलते थे मुझे बहुत खड़ूस है मैम. आई नेवर अलाउड माई अटेंडेंस रजिस्टर टू बी टच बाय एनीवन. मुझे अपना अटेंडेंस रजिस्टर अपने हिसाब से मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता था. तो टीचर्स अपना नोटबुक को चेक करना, देन सिलेबस बनाना, एग्जाम के अगर शीट्स हैं तो उनको बनाना, ये सारे काम करते थे. एंड जो क्लास के मॉनिटर्स होते थे दे वर गिवन द वर्क ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर, या फिर टीचर ने चेक कर दिया है तो वो जो मार्क्स है उनको एंटर करना इनटू द फॉर्म. ये काम टीचर किसी भी अपने साथ में, या तो असिस्टेंट टीचर है या फिर क्लास के जो मॉनिटर्स होते थे उन्हें दे देती. मेन काम अपने पास रखती थी और जो साइड के काम है उनको वो दूसरों को दे देती. एंड दिस इज कॉल्ड एज delegation. So this is the difference between delegation and decentralization. इस एग्जाम्पल को प्लीज याद रखिएगा, एंड इफ दिस कंसेप्ट कम्स तो आपको ये चीज अपने दिमाग में रखकर देन यू हैव टू राइट. डेलीगेशन इज अपने काम को विच अ मैनेजर हैज टू डू, उसे करना पड़ता है, उसे करना पड़ता है. द डेलीगेशन हैज टू बी डन. Nobody can do all the work together because that would lead to masters of, jack of all and masters of none. Delegation is a deliberate process and delegation is not abdication of duties. ये दो पेपर में क्वेश्चन आते हैं डेलीगेशन से, और इस बार भी बहुत ही ज्यादा चांसेस कहा जा रहा है. तो डेलीगेशन इज अ डेलिब्रेट, मतलब वो करना पड़ता है हमें. एंड डेलीगेशन इज नॉट एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी, मतलब अब अटेंडेंस रजिस्टर में कोई प्रॉब्लम होगी तो टीचर ये नहीं बोल सकता मैंने नहीं किया था, ये तो बच्चे नहीं किया था, जाके बच्चे को डांट लगाओ. इट इज अल्टीमेटली हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड decentralization is when the people are not able to focus at the last. अब जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, वो जाकर ये नहीं देख सकता कि शेफ क्या खाना बना रहा है, वो जाकर ये नहीं देख सकता कि हमें स्टाफ कितने की जरूरत है, वो ये नहीं देख सकता कि मार्केटिंग के लिए हमें क्या टारगेट करना है. सो एट दैट लेवल, डिफरेंट लेवल्स, दे डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, मतलब कि प्रॉपर अथॉरिटी के साथ वो लोग उस काम को जो है आगे उसको जो है फॉरवर्ड कर देते हैं एट डिफरेंट लेवल्स. उससे क्या होता है, जिस जिस लेवल पर जो जो काम कर रहा, लाइक दिस एग्जीक्यूटिव विल बी वेरी हैप्पी कि उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो शेफ के ऊपर काम कर रहा है, एंड ही इज एबल टू टेक द डिसीजंस रिलेटिवली. यहाँ जो मैनेजर है ही नोज व्हाट टू बी डन, क्योंकि उसे वो जवाबदारी है, तो ही वुड आल्सो ट्राई टू डू द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, क्योंकि पूरा एडमिन उसको देखना है. यहाँ पर जो सीनियर है वो उसको देखना है कि भाई मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए दैट माय कंपनी, माय होटल इज ऑन द टॉप. So when according to the level the decision powers are delegated, उसको डिस्पर्स किया जाता है, मतलब कि सोच समझ के, उसको हम बोलते हैं decentralization. So if this question comes, because there has been lots of contemplation कि मैम ये question ऐसा,
तो जब ये क्वेश्चन आता है ये सारी चीजों को आपने इसमें मेंशन करना है. So these are some of the most important points that you need to keep up in your mind when you are going to attempt your paper on 22nd. See, NCERT wise, question wise, chapter wise, your chapters have been done twice, thrice, they have been revised many a times, and in the coming 3 days, we are going to revise it once again. लेकिन उससे कुछ नहीं होगा. मुझे सब कुछ आता है, लेकिन अगर मैं उस चीज को करना नहीं जानती, लाइक आई जस्ट शेयर्ड विद यू दैट आई एम अ गुड कुक, तो अगर मैं उस कुकिंग को करना मेरे को आता है, उसमें ये सब्जी में ये सामान डलता है, लेकिन इफ आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट इट इन द राइट मैनर, देन आई एम अ फेलियर. देन आई कैन नॉट से मैम मुझे तो वो आइडेंटिफाई नहीं करना आया था, मुझे तो जीरा और अजवैन के अंदर फर्क नहीं दिख रहा था. तो वही मुझे इस वक्त में ये सारी चीजों को मुझे सीखना है. हाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई, मतलब अगर सामने जीरा है तो मैं उसे कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, शाही जीरा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगी. सिमिलरली इफ इट इज एन आइडेंटिफिकेशन स्टेट और एक्सप्लेन, मेरे को क्या करना, केस स्टडी के अंदर मुझे कौन से कीवर्ड्स को याद रखना है. एंड इफ एनी क्वेश्चन इन एनी चैप्टर यू फाइंड दैट दिस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट मुझे याद नहीं हो रहा है, एक्रोनिम लेके याद करो. बट वॉट एवर यू डू when you are presenting your paper, if the writing, presentation, flow chart, web chart, underlining नहीं है, तो फिर सब कुछ जिसको कहते हैं ना, आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन फिर वो चीज, हम पिज्जा हट में जाकर पिज्जा क्यों खाना पसंद करते, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन ही कुछ अलग होता है. वहां हम 400 रुपए का वो पिज्जा खा के आ जाते हैं जो हमें नॉर्मली हम 150 में खा सकते. दैट इज द प्रेजेंटेशन. तो याद रखिए कि प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर्स. एंड आफ्टर ईच क्वेश्चन यू नीड टू पुट अ लाइन, एंड उसके लिए आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट. तो इफ यूर स्किल इज टू, मतलब आपको लगता है, तो पीछे से आंसर स्टार्ट करने की कोशिश करें एंड डिवाइड द स्किल्स, यानी कि आपकी जो सेक्शंस हैं उनको आप डिवाइड कर लीजिए. 20 मिनट्स का आपका 20 क्वेश्चंस हैं आपके इन द एमसीक्यूज, तो यू शुड रिक्वायर मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स. जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उनमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, तो आपके पास 20 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स है. यू हैव 30 मिनट्स फॉर, यानी कि 30 मिनट्स आपके चले गए 10:30 to 11, जस्ट आई एम टेलिंग यू रैंडमली. अब आपके पास बच गए 11 to 12. अब आपके पास है 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन एंड 6 मार्कर क्वेश्चन, राइट. तो अब आप उसको डिवाइड करिए, क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चन में आपको ज्यादा लिखना है, तो यू हैव टू डिवाइड दैट 2.5 hours into 3 पार्ट्स. आप उसको ऐसे डिवाइड करिए कि 1 hour 45 मिनट्स 45 मिनट्स, ऐसे. दैट इज 1 hour आपका, या 1 hour 15 मिनट्स आपके 6 मार्कर क्वेश्चन, देन 45 मिनट्स में आपके 4 मार्कर क्वेश्चन एंड 30 मिनट्स में आपका. तो इतना इतना गैप रखिए कि आपके पास एटलीस्ट 5 मिनट है टू पुट द लाइन. ये याद रखिएगा, व्हेन यू आर डूइंग द पेपर, मेक इट श्योर आप अपने टाइम को अपने सामने घड़ी माता को रखिए. यू नो दैट यू हैव टू टेक ओनली द एनालॉग वॉच, उसको अपने सामने रखिए एंड घड़ी माता के अकॉर्डिंग रखिए कि 30 मिनट्स इज माई टाइम फॉर एमसीक्यूज. उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए. इन द मैनर इफ यू आर डिवाइडिंग इट, योर क्वेश्चंस आपके पास 5 या 10 मिनट आसानी से बचते हैं, जिसमें यू कैन री रिवाइज योर पेपर, देन पुट द लाइन्स एंड देन मतलब विद सेटिस्फैक्शन यू कैन सबमिट द पेपर. तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान करिए. एंड ये नहीं है कि आप ऊपर लिख रहे हो मार्जिन के, नीचे लिख रहे हो मार्जिन के. वो मार्जिन इसलिए तो दिया बेटा कि आप उसके नीचे नहीं लिखोगे, फिर भी देखते हो कि मार्जिन के नीचे आंसर्स लिखे हुए होते हैं. तो डोंट डू दैट. अगर आपको लगता है कि आपका सेकंड पॉइंट के बाद
तीसरा पॉइंट नहीं आएगा, वो एक लाइन छोड़िए, नीचे साइड में पीटीओ लिखिए और नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट पेज में लिखकर वहां से स्टार्ट करिए। उसी थर्ड पॉइंट को उसी के अंदर मतलब कीचड़ बना के लिखने की कोई जरूरत नहीं। इफ यू फील देयर इज लैक ऑफ स्पेस, गो टू द नेक्स्ट पेज। आपके पास पूरा है, शीट्स हैं, सप्लीमेंट्री शीट्स हैं, व्हाई टू वरी। हर मतलब कि क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डाल के, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन द ऑप्शनल क्वेश्चन है तो और वाला डालकर आंसर्स को लिखेंगे। देयर विल बी इंटरनल ऑप्शंस, तो जिन जिन क्वेश्चंस में इंटरनल ऑप्शंस है डायरेक्टली। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है जो कि एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेयोल, मतलब कि आपके फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं उनमें से दे दिया आपको, स्केलर चेन। तो व्हेन यू आर राइटिंग, तो मैं देखती हूँ कि मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स डोंट राइट द हेडिंग्स। तो हेडिंग्स आपको उसको अंडरलाइन करिए, यूनिटी ऑफ कमांड अंडरलाइन करिए, फिर उसको अकॉर्डिंग टू फेयोल। प्रिंसिपल किसका है? फेयोल का है। According to Fayol, this principle states that one subordinate should receive orders from one superior. उसका आप छोटा सा बना सकते हो, one boss, one subordinate. Then you can also make sure कि आपका जो है सेकंड है, फिर सेकंड है इफ इट इज फ्रॉम एनीबडी एल्स, और किसी का है, मान लो इट इज ऑफ टेलर, तो अकॉर्डिंग टू टेलर, तो यू नीड टू यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स। भाई हमने उनके बारे में पढ़ा है। अगर आपके पेपर में लिखा हुआ है कि कमांड है तो यूनिटी ऑफ कमांड है, तो किसका है? फेयोल का है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, अकॉर्डिंग टू फेयोल, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स that there should be one subordinate under one boss। और अगर आप चाहते हो, अगर मतलब आप अच्छा सा बना सकते हो, तो आप ऐसा एक बना सकते हो, या फिर वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट, ऐसा कुछ बना के आप इसको प्रेजेंट कर सकते। तो इससे क्या होगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, देयर इज नो डर। बिजनेस स्टडीज इतना आसान है टू स्कोर, एंड आई बेट 80 ऑन 80 स्कोर करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर ईच वन ऑफ यू। आप में से कोई भी बच्चा आसानी जिसके नहीं आ सकते हैं, बिकॉज फॉर द होल ईयर वी हैव स्टडीड इट फॉर सो मेनी टाइम्स। And whenever you find that you are stuck in one question, you are not able to identify, आपको लग रहा है इसमें दो आंसर्स हैं, तो प्लीज उसको क्वेश्चन को दो बार पढ़िए, अंडरलाइन करिए। विथ पेंसिल यू आर अलाउड टू अंडरलाइन ओनली द मेन पॉइंट्स, जस्ट अंडरलाइन। If you are following all these techniques, how to present the EPS question, the one numerical question, how you have to present the difference है, तो आपका उसका basis आप लगा के proper tabular form के अंदर आप कर रहे हो। Then if you are maintaining the writing style, you are maintaining the flow chart, everything, then it is very easy. And the rest, we are already going to start the revision from tomorrow with our which we have already planned, that for tomorrow we will be taking 4 chapters, then 4, then 4, and in this manner we would be completing one, what we say, final आपका जो है वो भी खत्म हो जाएगा। And you can also share the questions which we can find कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, if there is something, so you can easily do it. So these are the tips for how to attempt. You can watch any YouTube channel, it doesn't matter. But what happens is, आपके घर में खाना बनाने के लिए, जैसे मैं शेफ के बारे में बात कर रही थी, let us take the same example. If we are having 5 people different, so all the 5 will not be having the same kind of taste. My नानी वॉज अ वेरी ग्रेट कुक, लेकिन उनका जो खाना होता था ना वो सेवरी तक ही सीमित था। मतलब शी वॉज वेरी गुड इन मेकिंग द सेवरीज, अचार ये सब बहुत अच्छा बनाती थी। मतलब उनके अचार जो है ना सालों खराब नहीं होते थे।
कंट्रास्ट, माई मॉम कुड नेवर मेक अचार टिल डेट। वो अचार बनाएंगी 10 दिन में खराब हो जाता है, बट शी इज वेरी गुड इन स्वीट मेकिंग। भाई उनका मतलब उनको वो आंखें बंद करके स्वीट्स बनाती हैं, और मैं तो सोच देख कर रह जाती हूँ। बट आई एम वेरी गुड इन मेकिंग ऑल द सॉल्ट, और मतलब ये सेवरीज एंड सॉल्ट, ये सब चीजें मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। स्वीट्स में आई एम सेकेंड। तो दिस इज, तीन जने होंगे ना तो तीन अलग, तो तीन टीचर्स आपको तीन अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो डोंट गो ब्लाइंडली ऑन एवरीवेयर। हाँ, अगर आप किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हो, किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, बस उनका सुनो। इट मे बी आई, इट मे बी समबडी एल्स, इट डजेंट मैटर। बट ये नहीं है कि डाला वहां पर साइड में चार और आ रहे हैं, चलो ये भी देख लेता हूँ, मैं ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। एक कहेगा ये क्वेश्चन कर लो, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। दूसरा कहेगा ये क्वेश्चन कर लो, ये नहीं आया तो मेरा नाम बदल दो। किसने जाकर नाम बदलना भाई? किसी ने नहीं बदलना। तो फोकस ऑन योर सेल्फ। आपकी टीचर्स ने आप पर बहुत मेहनत की है। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, से आपको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आया था, आपको कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं आया था, आपको ईपीएस वाला क्वेश्चन नहीं आया था, या आपको नेचर नहीं आया था, उस पर्टिकुलर के लिए जिनको आप फॉलो कर रहे हो उनके साथ में जाओ। डोंट बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन। अब हमारे पास जो 4 दिन है ना, वो सिर्फ हमें अपने पे फोकस करना है, किसी और पर नहीं। अब आप लोग वो दुल्हन हो जिसको हमने प्रिपेयर करना है। हल्दी लगानी है, चंदन लगाना है, फेशियल करना है। सो नाउ यू आर ओनली ऑन द पॉलिशिंग स्टेज। नाउ यू आर नॉट इन द लर्निंग स्टेज, यू आर इन द पॉलिशिंग स्टेज। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप देखो कि आपको किस चैप्टर में किस चीज पे परेशानी आ रही है। अभी मैंने आपको इसलिए सारी चीजें शेयर भी की हैं। मे बी यू आर हैविंग द प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई, या फिर यू आर लर्निंग, आपको यू आर नॉट एबल टू लर्न सम ऑफ द कीवर्ड्स, कंसेप्ट नहीं याद हो गए, फंक्शंस नहीं याद हुआ, तो यू कैन यूज एन एक्रोनिम, उनको आप लर्न कर सकते। इन ऑलमोस्ट ऑल द मैक्सिमम हमारे 6 आते हैं, लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके हैं, उनमें 6 होते हैं मैक्स टू मैक्स। 6 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है मैक्स में। तो आप उस तरीके से उन्हें लर्न कर सकते हो कि आप 6 की जगह 7 लर्न कर लो, कि आप रिटेन कर पाओ। बैरियर्स हैं उनको एक बार देख लो, तो जहां आपको लग रहा है डिफिकल्टी है, उस पर्टिकुलर चीज पर ध्यान करो। सो वंस यू आर overcoming, and please don't keep any kind of FOMO in you. आप लोगों में एक चीज मैंने देखी है, आप लोगों में फोमो बहुत है। ये मेरा छूट जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव। ओवर कॉन्फिडेंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचना भी बहुत बुरा है। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। थिंक ऑफ ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स योर टीचर्स हैव taught you. You have been going to institutes, you have been in your schools, and with God's grace you're in good schools. आपके टीचर्स ने मेहनत की है, आपने मेहनत किया, तो बोलो मुझे सब कुछ आता है, बस ये चीज नहीं आती। डेफिनेटली यू विल ओवरकम दैट। अगर फियर को, डीप वाटर में क्या बोला था, फियर को हम अपने ऊपर हावी होने देंगे तो फियर हमें कोई काम नहीं करने देगा। एंड इफ यू आर ओवरकमिंग दैट फियर, ओके दिस इज माई, दीज आर माई नेगेटिव पॉइंट्स, इस चैप्टर में मुझे ये वाली चीज याद करनी, आज बैठिए बनाइए लिस्ट। 12 चैप्टर्स हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एंड जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स। साइड बाय साइड आप एक आध पेपर को देखिए। आई शेयर वन पेपर विद यू, शेयर पेपर को देखिए, दैट वुड हेल्प यू आउट, राइट। जस्ट फॉलो द टेक्निक्स। बीएससी का जो पेपर है उसमें आपको टेक्निक्स को फॉलो करना, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट एंड फंक्शन, द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड एसेंस, ये आपको, अच्छा ये चीज यहाँ पर इसके लिए पूछा गया तो मुझे ये चीज लगी। और कई बार ऐसा होता है ना क्वेश्चन, जैसे मैंने देखा था, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन। सो उल्टा चलिए, तो पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करिए, फिर उसमें क्या कंसेप्ट था। लाइक प्लानिंग में प्रोसेस है, प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग में लिमिटेशंस है। ऑर्गेनाइजिंग में आपके अगेन क्या है, आपके ऑर्गेनाइजिंग है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है आपका ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन गो टू डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपके पास क्या क्या है, आपके 4 एलिमेंट्स है। तो कहां पर कौन सा कंसेप्ट को वो कह रहा कि कौन, वो देखिए। तो
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 1 मिनट सोचिए जहां आपको लगता है यू आर स्टक, and believe me, you are all going to do the paper like what you told today. Amazing. I think in BST you will say super amazing, right? So just follow all the points, be cool, open the notes, take the important things. Questions, look into the questions, specifically the PYQs, look into the questions and just revise them. That will be the formula for acing your business studies with 80 on 80. 20 तो आप लोगों के लग ही गए होंगे. So that would be the formula for full marks. Right?